हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर HPSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस दिया गया है हिंदी विषय का, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने चैनल पर हमने क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। और उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर यानी कि लेक्चर नंबर 22 होगा। तो 21 तक जो है क्लासेस मैं डाल चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने क्लासेस देख ली होंगी। बिल्कुल HPSC ने जो सिलेबस निर्धारित किया है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय से, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं। और अभी हमने यूनिट नंबर 5 शुरू कर रखी है, क्योंकि ये मैंने सबसे पहले इस यूनिट को इसलिए शुरू किया कि 2016 से पहले या 17 से पहले जिन कैंडिडेट का नेट क्वालिफाई है, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था जैसा कि इसमें दे रखा है। तो इसको थोड़ा सा मैंने सोचा कि सभी पढ़ लेंगे। तो आज की हमारी क्लास नंबर 22 होगी और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत को। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, क्लासेस कैसी लग रही हैं, सही चल रही हैं या नहीं चल रही। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत। इससे पहले वाले में हमने निराला पढ़ा, उससे पहले हमने जयशंकर प्रसाद पढ़ा। और वैसे तो आप सभी को पता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी की काफ़ी सारी काव्य रचनाएं हैं जो कि हमें पढ़नी चाहिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत आपके सिलेबस में सुमित्रा नंदन पंत जी की केवल 2 रचनाएं दी गई हैं, एक परिवर्तन कविता और दूसरी है रश्मि। तो इन्हीं 2 रचनाओं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि HPSC सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट लेगी, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव होगा। तो सब्जेक्टिव पेपर आपका लिखने वाला होगा, लेकिन स्क्रीनिंग जो है ऑब्जेक्टिव होगा। तो सबसे पहले हम स्क्रीनिंग पर फोकस करते हुए अपने यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से चाहिए, तो आपका 100 मार्क्स का स्क्रीनिंग पेपर आएगा, उसमें से 25% आपको लेने ही लेने हैं। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर परिवर्तन पढ़ेंगे, फिर रश्मि पढ़ेंगे। ये 2 कविताएं यहाँ पर दी गई हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा आधुनिक काल है उसे गद्य और पद्य 2 भागों में बांटा गया है। अगर पद्य के हिसाब से मैं देखूं तो सबसे पहला युग भारतेंदु युग, फिर उसके बाद द्विवेदी युग और फिर छायावादी युग आता है। और छायावादी युग की जो समय सीमा है वो 1918 से 1936 ईस्वी है। ठीक है, और छायावादी युग के 4 प्रमुख कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर हम सुमित्रा नंदन पंत जी को पढ़ेंगे, जो कि छायावादी का जो समय है वो 1918 से 1936 है। तो मैंने ये सोचा कि अब जैसे कि मैंने अभी जब तो टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें मैंने इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम बताए, लेकिन अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा दाएं बाएं का और बता देते हैं, ताकि आपका कंटेंट जो स्क्रीनिंग की अच्छा खासा तैयार होता चले। तो शुरुआत करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो इनका जो जन्म है 1977 में इनका जन्म हुआ, 1900 में इनका जन्म हुआ और 1977 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये बात आप नोट कर लें। और इनका जो जन्म स्थान है वो कोशानी अल्मोड़ा है और इनकी मृत्यु जो है इलाहाबाद में हुई। अगर इनके बचपन का नाम हम ध्यान रखें तो गुसाई दत्त है। अगर आप सुमित्रा नंदन पंत जी का संपूर्ण काव्य पढ़ना चाहते हैं या तो आप छायावादी युग में चले जाइए, और सुमित्रा नंदन पंत जी को अकेले से भी मैंने पढ़ा रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जो भी प्रश्न बनने वाले हैं आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब सुमित्रा नंदन पंत जी के अगर संपूर्ण साहित्य पर हम प्रकाश डालें तो इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं उनको 4 भागों में बांटा गया। कुछ इनकी रचनाएं हैं जो छायावादी युग की हैं, कुछ कविताओं में प्रगतिवाद की झलक झलकती है, और कुछ इनकी रचनाएं हैं जो अंतस चेतनावादी हैं, और कुछ रचनाओं को नाम दिया गया
नव मानवतावादी। तो 4 प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। अब छायावादी में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं थोड़ा सा मैं आपको बोलकर बता देती हूँ, क्योंकि हमारी जो ये प्लेटफॉर्म है, हमारा ये जो बोर्ड है बहुत ही छोटा है, और भगवान से दुआ करती हूँ कि अगर इसी प्रकार से आप लोगों का साथ बना रहा तो मैं बहुत ही जल्द डिजिटल बोर्ड भी अपना लगा लूँगी। ठीक है, तो बस आप लोगों का सहयोग ऐसे ही बना रहे जिस प्रकार से अब आप सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो छायावादी जो कविताएं हैं उसके अंतर्गत इनके काव्य संग्रह आ जाते हैं, जैसे उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है। ये सारी जो कविताएं हैं इनकी छायावादी के अंदर आ जाती है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रही हूँ। जैसे कि सुमित्रा नंदन पंत जी का मैंने जन्म बताया, 1900 ईस्वी में जन्म हुआ, 1977 में इनकी मृत्यु हुई। कौशाम्बी अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ, मृत्यु इलाहाबाद में हुई। ठीक है, तो इनकी कविताओं को 4 भागों में बांटा गया है और सबसे पहला भाग छायावादी है। तो जो रचनाएं इनकी छायावादी हैं वो है उच्छ्वास है, और इसका जो सन है मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टली यहाँ पर रिवाइज करवाऊंगी। 1920 में प्रकाशित हुई। उसके बाद ग्रंथि आती है, फिर वीणा आती है, फिर पल्लव, गुंजन। ठीक है, तो ये इनके छायावादी काव्य ग्रंथ हैं। इनके अंदर जितनी भी रचनाएं हैं इनके अंतर्गत सारी छायावादी रचनाएं हैं। दूसरी रचनाएं इनकी आती है प्रगतिवादी, और प्रगतिवादी रचनाओं के अंदर आती हैं इनकी तो 3 रचनाएं शामिल है। युगांत, जिन्होंने छायावादी युग के बारे में बताया है कि समाप्त होने के बारे में बताया है, छायावादी युग का अंत के बारे में बताया है। फिर उसके बाद आता है युगवाणी, तो ये भी एक प्रगतिवादी कविता है इनकी। और तीसरी आती है ग्राम्या। तो ये 3 जो रचनाएं हैं इनकी, ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं। युगांत 1936 में इनका प्रकाशन हुआ, युगवाणी 1939 में प्रकाशित हुई, और ग्राम्या जो है 1940 में प्रकाशित हुई। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर इनकी रचनाएं आती हैं अंतश्चेतनावादी कविताएं हैं, और इसके अंतर्गत कविताएं आती हैं इनकी स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि। ये मैं लिखूंगी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, ये सारी अंतश्चेतनावादी कविताएं हैं। और नव मानवतावादी कविताओं की नंबर 4 पर अगर बात करूं तो नव मानवतावादी जो रचनाएं हैं इनके अंतर्गत आ जाती हैं उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा। एक जो इनकी इम्पोर्टेंट रचना है चिदम्बरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और एक दूसरा है लोकायतन, जो गांधी जी के चरित्र को ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। ये जो महाकाव्य है लोकायतन, ये गांधी जी के जीवन पर लिखा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो सुमित्रा नंदन पंत जी से संबंधित थी। और उसके बाद है जो इनकी उच्छ्वास है वो पहली छायावादी रचना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, जैसे टीजीटी पीजीटी एस्टेट का स्टूडेंट अगर कोई देख रहा है तो सुमित्रा नंदन पंत जी को संवेदनशील, अगर आप ये मेरी पहले वाली वीडियो देखे होगे तो ये सारी बातें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि इनको कहा जाता है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन से दर्शन से प्रभावित थे, तो ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो सुमित्रा नंदन पंत जी से संबंधित हैं। ठीक है, और इनकी एक रचना है पल्लव, जो इनका काव्य संग्रह है। मैंने गलत लिख दिया। पल्लव में जो है, पल्लव को जो है इनको, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। यानी कि पल्लव की जब रचना की गई थी तो उसी में छायावाद की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, ये कुछ सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में था। अब इनका काव्य संग्रह केवल हम वीणा पढ़ेंगे, और वीणा के अंदर संकलित है इनके रश्मि नामक कविता, और आपके सिलेबस में रश्मि दी गई है और दूसरी कविता दी गई है परिवर्तन। तो स्पेशल हम ये 2 पढ़ेंगे, इन्हीं पर हम यहाँ पर फोकस करेंगे। तो ध्यान रखना है कि जो वीणा काव्य संग्रह है, जैसे कि छायावादी के अंतर्गत मैंने बताया था ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। ठीक है, तो वीणा जो है इसका प्रकाशन, इस काव्य संग्रह का प्रकाशन 1927 में हुआ। ध्यान रखना है 1927 में वीणा काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ।
पंत ने इस संग्रह को अपना दूध मुहा प्रयास कहा है। मतलब जैसे कि थोड़ा सा प्रयास, शुरुआती जो प्रयास होता है वो प्रयास कहा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने वीणा नामक काव्य संग्रह को, जो कि 1927 में प्रकाशित हुआ था। अब हम आ जाते हैं आपके सिलेबस में, और सिलेबस में रश्मि बंद के परिदर्शन से, यानी कि हम रश्मि जो कविता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या कथा वस्तु है, क्या कुछ कहा गया है और क्या इसमें कवि ने बताया है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते हैं। सन 1918 से 1920 तक की अधिकांश रचनाएं मेरे वीणा नामक काव्य संग्रह में छपी। तो क्या कह रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि जो छायावाद की समय सीमा है वो 1918 से 1936 तक है, लेकिन कवि ने जो 1918 से लेकर और 1920 तक की जो रचनाएं लिखी वो अधिकतर इनकी वीणा नामक काव्य संग्रह में संकलित हुई। वीणा काल में मैंने प्रकृति की छोटी मोटी वस्तुओं को अपनी कल्पना की तूली से रंग कर काव्य की सामग्री का रूप दिया। ठीक है, अब जो वीणा काव्य संग्रह है इसमें वो सारी कविताएं हैं जो कवि ने अपने इधर उधर से प्रकृति की जो छोटे मोटा इनको लिखने का जो थोड़ा सा भाव इनके मन में आया, किसी भी चीज को देखकर, प्रकृति को देखकर या प्रकृति के आसपास या अपने दाएं बाएं, उन्हीं के आधार पर इन्होंने कविताएं लिखी। जो छोटी मोटी कविताएं हैं, छोटी मोटी वस्तुओं की कल्पना करके जो कविताएं लिखी वो सारी वीणा में संकलित हैं। ठीक है, और उसके बाद है की इकट्ठी की। ठीक है, उसके वीणा में प्रकाशित प्रथम रश्मि, इस कविता का नाम है प्रथम रश्मि नामक कविता ने काव्य साधना की दृष्टि से नवीन प्रभात किरण की तरह प्रवेश कर मेरे भीतर पल्लव काल के काव्य जीवन का शुभारंभ कर दिया। क्या कहा है, वीणा में प्रकाशित। देखो, वीणा में इन्होंने बताया है कि मैंने प्रकृति के आसपास छोटी मोटी वस्तुओं की कल्पना करके इन्होंने रचनाएं लिखी, तो उनमें से एक कविता ऐसी थी जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की और इस कवि को एकदम से प्रसिद्धि मिल गई। तो वो कविता थी प्रथम रश्मि। ठीक है, इस कविता ने काव्य साधना की दृष्टि से नवीन प्रभात किरण की तरह, जिस प्रकार किसी आदमी के जीवन में एक नई किरण या नया सवेरा होता है, उसी प्रकार प्रभात की एक नई किरण की तरह उसकी काव्य साधना को उच्च सीमा पर पहुंचा दिया। ठीक है, और पल्लव काल के काव्य जीवन का शुभारंभ कर दिया। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो कौन से कविताएं किस काव्य संग्रह में है। तो जो परिवर्तन है वो तो वीणा के बारे में बताया था, सॉरी मैंने जो वीणा में बता दिया था आपको। तो परिवर्तन जो कविता है 1924 में प्रकाशित हुई। प्रथम रश्मि जो कविता है वो 1919 में प्रकाशित हुई। अब जब परिवर्तन कविता को पल्लव नामक काव्य संग्रह में शामिल किया गया, अब मैंने बताया था कि काव्य संग्रह के अंदर एक कविता न होकर अनेकों कविताएं होती हैं, उसको हम काव्य संग्रह बोलते हैं, और उस काव्य संग्रह को नाम दिया पल्लव। और पल्लव काव्य संग्रह के अंदर सुमित्रा नंदन पंत जी की एक कविता है परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन नामक कविता आपसे पूछ ले कि इनके सुमित्रा नंदन पंत जी के कौन से काव्य संग्रह में संकलित है, तो पल्लव। आप याद रखेंगे किस प्रकार से कि मनुष्य के जीवन में पल पल परिवर्तन होते रहते हैं, पल पल परिवर्तन होते रहते हैं। प्रथम रश्मि के समय वीणा बजाते हैं। तो ये मैंने सही बताया था पीछे कि जो प्रथम रश्मि है ये तो वीणा में ही है, लेकिन जो परिवर्तन कविता है वो पल्लव में है। अब ध्यान रखना है, अगर आपसे प्रकाशन वर्ष परिवर्तन कविता का पूछे तो 1924 में प्रकाशित हुई। अगर आपसे प्रकाशन वर्ष प्रथम रश्मि नामक कविता का पूछे तो 1919 में प्रकाशित हुई। लेकिन आपसे ये पूछे कि सुमित्रा नंदन पंत जी की परिवर्तन कविता जिस काव्य संग्रह में है वो कब प्रकाशित हुआ, तो वो पल्लव जो काव्य संग्रह 1928 में प्रकाशित हुआ, और वीणा नामक काव्य संग्रह 1927 में प्रकाशित हुआ। यहाँ पर इस बुक में एक और दे रखा है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, तो प्रकृति पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो ये कविता 1934 में प्रकाशित हुई और ये युगांत काव्य संग्रह में संकलित है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं दी हुई है।
ठीक है, अब हम पहली कविता के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें कवि ने क्या बताया है। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यहीं से बनने की संभावना है। सिर्फ स्क्रीनिंग में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि वहां से आपसे सरलार्थ की व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, जो कि सब्जेक्टिव पेपर में पूछी जाएगी। अब रश्मि रथी कविता का जो सार अगर थोड़ा सा आपके ध्यान में है, तो अगर रश्मि रथी की रश्मि रथी मेरे को ध्यान आ रही है, वो तो किसी और कवि की है। तो रश्मि जो प्रथम रश्मि कविता है, अगर इसकी कोई पंक्ति देकर आपके पेपर में पूछी जाती है, तो आप तुरंत, अगर सार पढ़ रखा है आपने कविता का, तो तुरंत आप समझ जाएंगे। कवि सूर्य की पहली किरण के साथ प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को कौतूहल से देखता है। कौतूहल मतलब विस्मय से, थोड़ा सा हैरानी से, उत्सुकता के साथ देखता है। कैसे? जब सूर्य की पहली किरण प्रकृति पर पड़ती है, और आप कभी भी देखना जब सूर्य उदय होता है, बिल्कुल निकलते हुए सूर्य को देखना कि कैसे ही 10 मिनट में वो काफी बड़ा रूप ले लेता है, और उसके साथ साथ जब सूर्य निकलता है थोड़ा लाल लाल रहता है, उसके बाद वो थोड़ा येलो येलो पीला पीला सा हो जाता है, ठीक है, और फिर उसका पूरे तरीके से उसके जो किरणें हैं अपने चरम पर फैल जाती हैं। तो यहाँ पर कवि ने सूर्य की पहली किरण के साथ प्रकृति के अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है, ये सब इसका वर्णन किया है। उसे कौतुक होता है कि अभी जहाँ सब कुछ निस्तब्ध था, निस्तब्ध का मतलब है बिल्कुल शांत था, चुपचाप था, कोई हलचल नहीं थी, प्रकृति ऊँग रही थी, जुगनू पहरा दे रही थे, पेड़ों के पत्ते श्वासहीन से स्तब्ध थे, जड़ चेतन सब एकाकार थे, विश्व शून्य नजर आ रहा था। उसमें अचानक सूर्य की किरण से इतने रंग रूप कैसे प्रकट हो गए। ध्यान से देखना, ये उस समय का वर्णन है। कवि जब उदय होते हुए सूर्य को देखता है, जब उसकी पहली किरण प्रकृति पर पड़ती है, तो थोड़ी ही देर में कितना अंतर हो जाता है, और थोड़ी देर पहले क्या कुछ माहौल था, उसका वर्णन यहाँ पर किया है कि जब सूर्य उदय नहीं होता है, उससे पहले चारों तरफ निस्तब्ध था, मतलब शांत था। प्रकृति ऐसा लग रहा था जैसे ऊँग रही है, सो रही हो, और जुगनू पहरा दे रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले अंधेरा था सूर्य उदय होने से पहले। पेड़ों के पत्ते श्वासहीन से स्तब्ध थे, पेड़ों के पत्ते इतने चुपचाप थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे इनमें प्राण ही नहीं है। जड़ चेतन सब एकाकार थे। जड़ चेतन का मतलब है जो प्रकृति की सजीव चीजें थी और जो निर्जीव चीजें हैं वो सब एक जैसी दिखाई दे रही थी। विश्व जो है, पूरा संसार एक शून्य के समान नजर आ रहा था। उसमें अचानक सूर्य की किरण से इतने रंग रूप कैसे प्रकट हो गए, ये इस प्रथम रश्मि का मतलब होता है किरण। और जो पहली किरण प्रकृति पर पड़ी सूर्य की, तो क्या क्या परिवर्तन हुए, ये सारा इस कविता में बताया गया है। अब प्रथम रश्मि की काव्य पंक्तियां हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगीणी, तूने कैसे पहचाना, शशि किरणों से उतर उतर कर, शशि मतलब शशि किरणों से उतर उतर कर, भू पर काम रूप नभचर, नभ मीन्स आसमान, चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्कान। तो ये प्रथम रश्मि की कविताएं हैं। हम यहाँ पर सरलार्थ बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे परिवर्तन कविता। वो कविता अपने आप में थोड़ी सी और बड़ी है, प्रथम रश्मि, लेकिन मैंने यहाँ पर सारी कविता नहीं ली है। दूसरा आता है परिवर्तन, और परिवर्तन कविता के अंदर क्या है, अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने अभी बताया था, परिवर्तन कविता 1924 में प्रकाशित हुई और प्रथम रश्मि 1919 में प्रकाशित हुई। तो ये याद रखना है कि परिवर्तन कविता का प्रकाशन कब हुआ। थोड़ा ये सॉरी, मेरा हाथ लग गया था तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इसे आप थोड़ा सा स्किप कर दें, ठीक है, वीडियो को। तो अब मैं दोबारा तो इसे नहीं बनाऊंगी। तो जो परिवर्तन कविता है उसका प्रकाशन 1924 में हुआ।
प्रथम रश्मि का 1919 में प्रकाशन हुआ। ठीक है, अब प्रथम रश्मि में, प्रथम मतलब पहली, रश्मि का मतलब किरण। जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती है तो परिवर्तन क्या क्या होते हैं प्रकृति में, वो सारा इसमें बताया है। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि परिवर्तन। अब परिवर्तन जो कविता है, मैंने अभी बताया था कि वो कौन से उसमें है, पल्लव नामक काव्य संग्रह में प्रकाशित है। जैसा कि पीछे अभी हमने पढ़ा है, जो परिवर्तन है मैंने बताया पल पल परिवर्तन होते रहते हैं, तो पल्लव नामक काव्य संग्रह में प्रकाशित है। और पल्लव का जो प्रकाशन है 1928 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। सन अगर आप ना रटे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इतने सारे सन याद नहीं होते हैं। पल्लव की सीमाएं छायावादी अभिव्यंजना की सीमाएं हैं। मतलब पल्लव के अंदर जो कुछ दिखाई देता है वो सारी प्रवृत्तियां छायावादी प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, वह पिछली वास्तविकता के निर्जीव भार से आक्रांत उस भावना की पुकार थी जो बाहर की ओर राह न पाकर भीतर की ओर सोपानों पर आरोहण करती हुई युग के अवसाद तथा विवस्था को वाणी देने का प्रयत्न कर रही है। ध्यान से देखना, परिवर्तन का मतलब चेंज यानी कि बदलाव। अब आप इसे कैसे समझेंगे? वह पिछली वास्तविकता के निर्जीव भार से आक्रांत, मतलब जिसके ऊपर आक्रांत होता है, उस भावना की पुकार थी जो बाहर की ओर रहा। बाहर तो उसको मतलब प्रफुल्ल होने के लिए कोई जगह नहीं मिली, जो भाव मनुष्य के अंदर थे। बाहर की ओर राह न पाकर भीतर की ओर स्वपन सोपानों पर आरोहण करती हुई युग के अवसाद, अवसाद होता है दुख, तथा विवस्था को वाणी देने का प्रयत्न कर रही थी। और साथ ही कल्पना द्वारा नवीन, एक बार इसे पूरा पढ़ लेते हैं, और साथ ही कल्पना द्वारा नवीन वास्तविकता की अनुभूति प्राप्त करने की चेष्टा कर रही थी। पल्लव की प्रतिनिधि रचना परिवर्तन में विगत वास्तविकता के प्रति असंतोष था तथा परिवर्तन के प्रति आग्रह की भावना विद्यमान थी। साथ ही जीवन की अनित्य वास्तविकता के भीतर से नित्य सत्य को खोजने का प्रयत्न भी है। थोड़ा सा भाई यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इतना आसान इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, पल्लव की जो सीमाएं हैं छायावादी अभिव्यंजना की सीमाएं हैं। वह पिछली वास्तविकता यानी कि जो पीछे का जीवन था, आप याद करें 1918 से 1920 तक का जो युग था, वो उस समय था जब हम पराधीन थे। कुछ इस प्रकार से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि निर्जीव भार से आक्रांत, जो पिछली वास्तविकता थी उसे निर्जीव भार के समान कहा है, से आक्रांत उस भावना की पुकार है। मतलब निर्जीव सी जो भावना मनुष्य के अंदर थी, वे उस भावना की पुकार थी, जो उस भावना को बाहर तो कोई रास्ता नहीं मिला, लेकिन उसने अपने भीतर ही भीतर अपने सपने पिरो लिए, अपने सपनों का संसार बना लिया, और सपनों का आरोहण करती हुई युग के अवसाद तथा विवस्था को, कि युग के अंदर जो व्यवस्था थी उसको नवीन वास्तविकता की अनुभूति प्राप्त करने की चेष्टा कर रही थी। मतलब परिवर्तन चाह रही थी वो। तो थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। पल्लव की प्रतिनिधि जो रचना है, पल्लव काव्य संग्रह है, और इस काव्य संग्रह की जो प्रतिनिधि रचना है वो परिवर्तन है। विगत वास्तविकता यानी कि पीछे की जो वास्तविकता थी उसके प्रति असंतोष यहाँ पर कवि ने दर्शाया है तथा परिवर्तन के प्रति आग्रह किया है। कवि ये कह रहा है कि जो कुछ भी पीछे हो रहा था या जब तक हो रहा था, या काव्य में लगा ले चाहे समाज में लगा ले, छायावादी युग के समय जो कुछ साहित्य में हो रहा था या संसार में हो रहा था या समाज में हो रहा था, उस विगत के प्रति कवि ने असंतोष यहाँ पर व्यक्त किया है और परिवर्तन का आग्रह किया है। साथ ही जीवन की अनित्य वास्तविकता, ये जो वास्तविकता है वो अनित्य है, ये नहीं कि ये नित्य रहने वाली है। भीतर से नित्य सत्य को खोजने का प्रयत्न भी किया है, जिसके आधार पर नवीन वास्तविकता का निर्माण किया जा सके। पल्लव की छोटी बड़ी अनेक रचनाओं में, पल्लव के अंदर जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, छोटी बड़ी अनेक रचनाओं में प्राकृतिक सौंदर्य की झांकियां दिखाती हुई तथा भावना के अनेक स्तरों को स्पर्श करती हुई मेरी कल्पना परिवर्तन शीर्षक कविता में मेरे उस काल के हृदय मंथन तथा बौद्धिक संघर्ष की विशाल दर्पण सी बन गई है। देखो इसमें ना, इस परिवर्तन कविता के अंदर
कवि के हृदय का मंथन है और उसका बौद्धिक संघर्ष है जो कवि के दिमाग में चल रहा है, उसका एक विशाल दर्पण बन गई है। मतलब उस परिवर्तन कविता ने कवि के दिमाग में जो संघर्ष चल रहा था और उसके हृदय में जो मंथन चल रहा था उसको एक दर्पण का रूप दे दिया, जिसमें पल्लव युग का मेरा मानसिक विकास तथा जीवन की संग्रहणीय अनुभूतियों के प्रति मेरा दृष्टिकोण प्रतिबिंब होता है। मतलब इसमें कवि की अनुभूतियों का, जो कवि का दृष्टिकोण था, कवि के अंदर जो अनुभूति थी, अनुभूति आप समझते हैं, जो कवि अनुभूत कर रहा था, जो अनुभव कर रहा था, जो भाव उसके मन में थे, उन अनुभूतियों के प्रति कवि का जो दृष्टिकोण था उसका प्रतिबिंब है ये कविता। इसका अनित्य जगत में नित्य जगत को खोजने का प्रयत्न मेरे जीवन में परिवर्तन के रचना काल से ही प्रारंभ हो गया था। परिवर्तन उस अनुसंधान का केवल एक प्रारंभिक भावोच्छ्वास मात्र है। परिवर्तन पंत की एक लंबी कविता है जिसकी रचना रोला छंद में हुई है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ गई है कि जो परिवर्तन कविता है एक लंबी कविता है और इसकी रचना जो है पूछ लेते हैं कि कौन से छंद में हुई है, तो रोला छंद में हुई है। अब आप इसे ध्यान रखेंगे, जब भी परिवर्तन करते हैं होता है तो रोड़ा होते ही होते हैं, चाहे परिवर्तन आप अपने घर में करके देख लें, चाहे समाज में कर देख लें। ये कविता कुल 32 भागों में लिखी गई है। इस कविता के भाग कितने हैं? 32 भाग हैं और परिवर्तन रोला छंद में लिखी गई है। कवि ने परिवर्तन को जीवन का शाश्वत सत्य माना है। शाश्वत होता है जो कभी भी नष्ट नहीं होता, तो जो परिवर्तन है उसको शाश्वत माना है। कवि पुरातन स्वर्ण काल को याद करने से कविता का आरंभ करता है, परंतु आज का सब कुछ मिथ्या हो गया है। परिवर्तन ने उस मधुमास को शिशिर में बदल दिया है। ठीक है, कविता में आगे संसार की नश्वरता और सतत परिवर्तनशीलता पर विचार किया गया है। इस कविता के अंदर आपको दिखाया गया है कि ये संसार नश्वर है। सतत परिवर्तनशीलता पर विचार किया गया है कि हमें परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन के आगे नगर उजड़ जाते हैं, वैभव ढह जाता है। कवि ये स्थापित करना चाहता है कि संसार और परिवर्तन अभिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं। समझिए आप कि जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे नगर के नगर उजड़ जाते हैं। वैभव, जो धन संपदा लोगों ने इकट्ठा कर रखा है, वो सब बड़े बड़े बंगले महल सब ढह जाते हैं। कवि ये मतलब कि आप परिवर्तन करेंगे तो समाज के अंदर जो कुछ बुरा हो रहा है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से आप शोषक और शोषित वाली वहां पर ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने प्रगतिवादी रचनाएं भी लिखी हैं। अब पल्लव की विज्ञापन से कवि ने यहाँ पर क्या कुछ लिखा है ये और देख लेते हैं। मुझे अर्थ के अनुसार ही शब्दों को स्त्रीलिंग पुल्लिंग मानना अधिक उपयुक्त लगता है। जो शब्द केवल, ये पल्लव के विज्ञापन में कवि ने कुछ लिखा था कि मुझे अर्थ के अनुसार ही शब्दों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मानना अधिक उपयुक्त लगता है। जो शब्द केवल अकारांत इकारांत के अनुसार ही पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग हो गए हैं और जिनमें लिंग का अर्थ के साथ सामंजस्य नहीं मिलता, उन शब्दों का ठीक ठीक चित्र ही आंखों के सामने नहीं उतरता। आप यहाँ पर समझे इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा कि मुझे अर्थ के अनुसार ही जो अर्थ देता हो, स्त्रीलिंग होने का अर्थ देता हो, स्त्रीलिंग का भाव होने का अर्थ देता हो, उसे ही मैं स्त्रीलिंग मानता हूँ। और जो पुल्लिंग होने का भाव देता हो, अर्थ देता हो, उस शब्द को ही मैं पुल्लिंग मानता हूँ। जो केवल, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि नदियाँ अकारांत जिनके पीछे ए होता है, अकारांत मतलब जैसे कोई शब्द ऐसे खत्म होता है, ठीक है, और कोई शब्द इकारांत ई से खत्म होता है, ठीक है, तो उन्हें उनके अनुसार पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग हो गए हैं जिनमें लिंग का अर्थ के साथ सामंजस्य नहीं मिलता। अब कवि ये कह रहा है कि कुछ एक ऐसे शब्द हैं जिनके अगर हम अर्थ को ध्यान में ना रखें और उनका अकारांत और इकारांत देखकर अगर हम ये कह दें कि ये शब्द स्त्रीलिंग है और ये शब्द पुल्लिंग है, तो उसका जो है अर्थ के साथ उस शब्द का सामंजस्य नहीं बैठता। आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि नदियां हैं, नदियां, नदी लगा लो, नदी एक शब्द लिखती हूं मैं, तो ये कैसा शब्द है?
इसके अंत में क्या है, ई है, बड़ी ई है, तो ये इकारांत हुआ। ठीक है, अब मैं ये मात्रा देखकर कह दूं कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन कवि ये कह रहा है कि नदी का जो अर्थ है, वो नदी शब्द का जो अर्थ है वह भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। मतलब जो अर्थ है और जो वो शब्द है उन दोनों का आपस में तालमेल होना चाहिए। ये नहीं कि अकारांत और इकारांत बताकर उसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कह दिया। सामंजस्य आपस में दोनों में मिलना चाहिए। और कह रहा कि अगर दोनों उसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मतलब शब्द का और उसके अर्थ के साथ सामंजस्य बैठ रहा है तो उन शब्दों का ठीक ठीक चित्र ही आंखों के सामने नहीं उतरता है और कविता में उनका प्रयोग करते समय कल्पना कुंठित सी हो जाती है। मतलब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर शब्द और अर्थ, शब्द जो हैं अपने अर्थ के अनुसार, शब्द देखो एक शब्द होता है, एक उसका अर्थ होता है, अगर शब्द अर्थ के अनुसार नहीं है तो उसमें क्या होता है कि जब कविता करते हैं तो उन शब्दों का ठीक ठीक जो चित्र है वो आंखों के सामने नहीं उतरता और कविता में उनका प्रयोग करते समय ऐसा लगता है कि जैसे कल्पना कुंठित सी हो गई है, बाधित सी हो गई है। वास्तव में जो शब्द स्वस्थ तथा परिपूर्ण क्षणों से बने हुए होते हैं उनमें भाव तथा स्वर का, ये भाई पल्लव ने कविता काव्य के बारे में बताया। यहाँ पर जो शब्द स्वस्थ तथा परिपूर्ण क्षणों से बने हुए होते हैं उनमें भाव तथा स्वर का पूर्ण सामंजस्य मिलता है और कविता में ऐसे ही शब्दों की आवश्यकता भी पड़ती है। अब परिवर्तन क्या है, एक परिवर्तन काव्य की तरह से भी लगा सकते हैं आप। छायावादी युग में जैसे कि निराला जी ने कविता को छंद मुक्त करने की बात कही थी, ठीक है, तो परिवर्तन की कुछ काव्य पंक्तियां हैं, ये देख लेते हैं। अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नयोन्मिलन। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, ये आप देख सकते हैं और अपना पढ़ सकते हैं। और द्रुत धरो जगत के जीर्ण पत्र, इसमें कुछ नहीं है, ये दूसरे बस इतना सा है और वैसे ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो आज की इस कविता में, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, बाकी इसमें कुछ समझाने का था नहीं। ठीक है, धन्यवाद।